अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने वन वे स्लैब, उसके बाद फिर टू वे स्लैब और स्लैब की टोटल डिटेलिंग रीइंफोर्समेंट हमने स्टडी की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको लोड ट्रांसफ़र, स्लैब टू बीम, डिज़ाइन ऑफ बीम, शेयर डिज़ाइन ऑफ बीम एंड रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग, ये चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोड कैसे स्लैब के अंदर ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद फिर हम एक बीम को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसका हम शेयर डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम उसकी रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग देंगे। ये हमने स्लैब की थी, ये वन वे स्लैब थी, उसकी डिटेलिंग है। ये टू वे स्लैब थी, इसके अंदर ये दोनों मेन बार है, ये उसकी डिटेलिंग है। और अब हम करते हैं बीम। बीम के अंदर सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूँ। इसके अंदर बेसिक क्राइटेरियाज क्या हैं, रो मिनिमम, रो मैक्सिमम, ये लोड मैकेनिज़्म आपको मैंने बता दिया है। स्लैब तक हमने कर लिया, अब हम बीम डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी एक बीम है, 2 से 3 बीम आपको और फर्दर बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूँगा आगे वीडियो के अंदर कि कुछ वन वे स्लैब के होते हैं, कुछ टू वे स्लैब के साथ होते हैं, तो सबका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। उस हिसाब से मैं आपको एक एक बीम सिखाऊँगा। उसके अलावा फिर हम कॉलम करेंगे, कॉलम के बाद फिर हम फाउंडेशन करेंगे। और उस कॉलम फाउंडेशन से पहले मैं आपको वॉल बेंडिंग स्केड्यूल कॉलम का, बीम का और स्लैब का बताऊँगा। ये वन वे स्लैब है, ये टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब जो है ना, वो लोड लॉन्गर साइड में डिवाइड करती है। जो टू वे स्लैब है, ये चारों साइडों पे ट्रेपेजॉइडल की शक्ल में डिवाइड करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर दोनों रीइंफोर्समेंट जो होती है, शॉर्टर एंड लॉन्गर, वो दोनों मेन होते हैं। और इसके अंदर ये लॉन्गर साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि शॉर्टर साइड पे मेन स्टील होता है। ये चीज़, ये बीम जो है ना सपोर्ट करता है वन वे स्लैब। तो अभी हमारे पास अगर तो एक्सटीरियर बीम हो या इंटीरियर बीम हो, तो उसके लिए लेदर विड्थ ऑफ स्लैब सपोर्टेड बाय इंटीरियर बीम इज इक्वल टू LX एंड विड्थ ऑफ स्लैब सपोर्टेड बाय एक्सटीरियर बीम इज इक्वल टू LX ओवर 2 प्लस कैंटिलीवर विड्थ। ये जब हमने पहले स्लैब का लोड डिफाइन किया था, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था। वो किस तरह आया था, वो तकरीबन टोटल आया था कि वो U इज इक्वल टू 13.64 किलो न्यूटन मीटर। तो वो जो लोड है वो हमारे पास आ गया था स्लैब का। अब वो स्लैब का जो लोड है वो जाहिर है बीम के ऊपर आएगा और साथ में बीम का अपना डेड लोड होगा। तो जो स्लैब का लोड बीम के ऊपर आएगा, एक वो लोड होगा और साथ में बीम का अपना डेड लोड होगा। फिर आगे फर्दर ये बीम का डेड लोड और स्लैब का लोड, ये फर्दर दोनों चीज़ें कॉलम के ऊपर आएंगी। और कॉलम फिर जो है अपना लोड, बीम का लोड और स्लैब का लोड, ये सारा कुछ जमा करके जो कॉलम होगा वो फिर फाउंडेशन के ऊपर वो लोड करेगा। और उसके बाद फिर फाउंडेशन से फिर वो फर्दर लोड सब सेल के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह यही मैकेनिज़्म होता है डिज़ाइनिंग का। इसी मैकेनिज़्म के तौर पर हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये विड्थ जो स्लैब है, ये मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ जो प्रोजेक्ट है कि हमने कौन सी ली है और किस तरह ली है। ये टू वे स्लैब अभी मैं जो बीम करूँगा वो वन वे स्लैब के साथ है, इसलिए भी ये टू वे स्लैब की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बेसिकली ना 3 तरह के होते हैं सेक्शंस: टेंशन कंट्रोल सेक्शन, ट्रांजिशन कंट्रोल सेक्शन, कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन। ये टेंशन कंट्रोल की, ट्रांजिशन सेक्शन की और कंप्रेशन, इन तीनों की अलग-अलग फर्दर थ्योरी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ ये बता दूँगा कि हम जो सेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो टेंशन कंट्रोल करते हैं। और टेंशन कंट्रोल के अंदर क्या होता है, रो का फार्मूला, रो मैक्सिमम का फार्मूला। रो मैक्सिमम का ये फार्मूला है क्योंकि जैसे हम टेंशन कंट्रोल करते हैं तो हमारा जो रो की वैल्यू है, यानी कि स्टील रेशियो जो है, वो रो मैक्सिमम से कम और रो मिनिमम, यानी कि स्टील रेशियो जो मिनिमम है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसके दरमियान होनी चाहिए। अगर तो ये रो मिनिमम से कम आ जाए तो फिर हम रो मिनिमम को सेलेक्ट करते हैं। अगर ये रो मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए तो फिर हम रो मैक्सिमम को सेलेक्ट करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ये रो मिनिमम का क्राइटेरिया है। The minimum steel is already provided in structural member because when concrete is cracked, then all load come on steel. So there should be a minimum amount of steel to resist that load to avoid the sudden failure. This formula is not used for slab. तो इसलिए हम मिनिमम क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं। ये रो की वैल्यू ये हमने पीछे स्लैब के अंदर भी यूज़ की थी। ये वाला रो का फार्मूला है, ये बाकायदा ड्राइव किया गया है टोटल। अगर किसी को इसकी ड्राइव की समझ ना आए या इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको इसका डाटा भी सेंड कर दूँगा। रो का ये फार्मूला है, इसके अंदर ये FC प्राइम BD स्क्वायर। फिर
AS निकालने का फार्मूला रूल मल्टीप्लाई बाई बी एंड डी, ये AS निकलता है मेन स्टील। और जो AS मिनिमम होता है या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं BH या फिर 0.0018 BH लेते हैं। इस द सेक्शन इज अंडर इन्फोर्समेंट और नॉट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो फाइंड करते हैं। रो अगर तो हमारा लेस देन रो मैक्सिमम आ जाए तो क्या होता है, ये हमारा सेक्शन अंडर इन्फोर्समेंट होता है। इसी तरह हम इसके क्राइटेरिया लगाते हैं और फिर हम सबसे मेन चीज़ वो डी मिनिमम, बीम के अंदर हम हर जो सपोर्ट है स्पैन है उसके अंदर हमने डी मिनिमम फर्दर चेक करना होता है। डी मिनिमम का ये जो फार्मूला डी मिनिमम इज इक्वल टू MU, क्योंकि हर जगह पे मूवमेंट चेंज होती है, जहाँ जहाँ मूवमेंट चेंज होगी वहाँ वहाँ हमें डी मिनिमम का क्राइटेरिया लगाएंगे और उससे फिर ज़्यादा डी रखेंगे। ये डेंसिटी है, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये इसका लाइव लोड का ये तो यूज़ नहीं होगा, और ये डेड लोड के लिए हम जो है ना 24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे। ये स्टील प्रोफाइल करने का ये मैंने US कस्टमरी की बार यूज़ की हुई है। यहाँ से मैं एरिया जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ। ये टेंशन कंट्रोल के लिए हम 0.9 लेते हैं और ये कॉलम के लिए हम फर्दर लेते हैं। ये AS मिनिमम निकालने का फार्मूला। ये जो बीम है कंटिन्यूस बीम है, ये भी इसी फिनोमेना के तहत इस्तेमाल होगा, लेकिन ये मैंने आपको सारा फिनोमेना बहुत डिटेल के साथ जो पहली वीडियो है स्लैब की 1 वे स्लैब के अंदर वो मैंने आपको ये सारा फिनोमेना बताया हुआ है। ये स्टील की जो डिटेलिंग है वो भी मैंने सारी एक एक चीज़ को डिफाइन किया उधर, और ये भी हर चीज़ मैंने आपको उधर बताई है किस तरह हमने की है, क्योंकि हमारी जो स्लैब है ये हमारा जो कंटिन्यूस बीम है वो हमारा इसी फिनोमेना के साथ इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारा डिज़ाइन किया जाता है। ये भी मैंने उधर बताया था आपको कि ये हमारे पास एक्सटीरियर सपोर्ट होती है, ये एक्सटीरियर स्पैन होता है, ये फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट, ये इंटीरियर स्पैन, आगे फर्दर ये इंटीरियर सपोर्ट्स और आगे फर्दर जो है हमारे पास इंटीरियर स्पैन आते हैं। ये हमारे पास मिनिमम डिफ्लेक्शन कंट्रोल डेप्थ होती है, बीम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली सपोर्टेड है, वन एंड कंटिन्यूस है, बोथ एंड कंटिन्यूस है, ये कैंटिलीवर उसके तौर पे हम इसमें फार्मूला लगाते हैं LB20, LB23, LB20 इस तरह फर्दर यूज़ करते हैं। ये मेन चीज़ है। इसके जो हम करते हैं स्टील बीम के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे जो है ना ये गलती करते हैं और स्टील जो है ना वो सही लेयर्स में नहीं प्रोवाइड करते। तो ये जो 2 से 3 स्लाइड्स है ये इसी चीज़ के ऊपर है। When different diameter are selected to the maximum difference can be a gap of one size, यानी कि अगर आप डिफरेंट किस्म की जो यूज़ कर रहे हैं बार्स तो उसमें आपने कम से कम जो है ना एक गैप का एक साइज का गैप रखना। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स मस्ट बी एटलीस्ट 1 इन ईच कॉर्नर, यानी कि मिनिमम जो है ना वो 2 होनी चाहिए, एक इस कॉर्नर और एक इस कॉर्नर। ऑलवेज प्लेस द स्टील सिमेट्रिकल, स्टील जो हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए। जाहिर है प्रेफरेबल स्टील में भी प्लेस इन अ सिंगल लेयर, बट इट इज नॉट अलाउड टू यूज 2 to 3 layers। सिलेक्टेड साइज शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। जी बिल्कुल, ये मार्केट के हमारे से हमें पता होना चाहिए जो हम स्टील कर रहे हैं डिज़ाइन में यूज़ को हमारी मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। बाहर की कंट्रीज़ में ये इशूज़ नहीं होता, तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह के कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट की अवेलेबिलिटी के ऊपर चेक करना चाहिए। स्मॉल डायमीटर बार्स आर इजी टू कट एंड बेंड, यानी कि स्टीरअप के लिए आपको नंबर 10 की बार यूज़ करनी चाहिए। बाकी जो बीम के अंदर हमें जो है ना नंबर 13 या नंबर 15 इस तरह की बार जो है ना प्रेफर करनी चाहिए। ऐसी एक और है, कंक्रीट मस्ट बी एबल टू फ्लो थ्रू द रीइंफोर्समेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील मस्ट बी। जाहिर है ये इस तरह का हमें देना चाहिए, ये बार्स के दरमियान इतना गैप होना चाहिए कि हमारी जो कंक्रीट है वो इजीली इसके अंदर चली जाए। मिनिमम स्पेसिंग जो है वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार, ये जो हमने मैक्स डायमीटर बार रखा है वो कम से कम इसके दरमियान स्पेसिंग उतनी होनी चाहिए। 25 मिलीमीटर इन बीम है, 40 मिलीमीटर इन कॉलम। अगर हम 2 लेयर यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो हमारे कम से कम 25 मिलीमीटर होनी चाहिए। 1.33 टाइम द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, जो हमने उसके अंदर एग्रीगेट यूज़ किया है उसको 1.33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए मैक्सिमम साइज। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेसिक इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जो होती है वो हमारी टॉप से लेके बॉटम का जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील होता है उसके सेंटर तक होती है, और जो बीम के अंदर हम इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं वो हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि हम
2 लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। बीम के अंदर जो हमारे पास कंक्रीट कवर होता है वो 40 mm होता है, और साथ में हम एक बार को माइनस करते हैं, यानी कि इस बार से इस बार के जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होता है वो हमने 25 मिलीमीटर रखना होता है मिनिमम। तो उस हिसाब से 40 ये और 25 इसको प्लस करके हम ये लेते हैं, और साथ में 10 मिलीमीटर जो हम स्टीरअप में यूज़ करते हैं। What is detailing? Deciding diameter of bar, deciding number of bar, deciding location of bend-up and containment bar, making sketch of reinforcement। ये जो containment bar है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि हम किस बेस पे लेते हैं, कहाँ पे हमने इसको कट करना होता है, कहाँ पे नहीं करना होता। अब ये देखिए ये अब सिमेट्रिकल नहीं है, ये नहीं होते, और ये इस तरह होते हैं। बार के ऊपर हम बार कंक्रीट कवर हमारे पास जो है उसके ये फंक्शन, और हमारे पास जो कंक्रीट कवर बीम और कॉलम के लिए वो 40 mm होता है, और 40 mm हमारे पास कंक्रीट कवर होता है। साथ में हमारे पास 10 मिलीमीटर हमारे पास स्टीरअप होता है, और साथ में 25 मिलीमीटर हमारे पास ये सेंटर होता है। डिस्टेंस हो गया, क्योंकि हम जब फैक्ट्री डेप्थ लेते हैं तो हम इसको ज्यूम करते हैं कि ये 2 बार, तो 2 लेयर्स है, तो 25 ये यानी कि 75 टोटल हाइट में से हम 75 मिलीमीटर माइनस करते हैं। नंबर ऑफ बार इन सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर के अंदर जो नंबर ऑफ बार देने का फार्मूला है वो ये है। इस चीज़ को आपने लाजमी अप्लाई करना है जब भी आप कोई भी बीम डिज़ाइन करेंगे। एन बी नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू 0.02 BW विड्थ ऑफ द बीम वेब माइनस 1.4, और इसको राउंड ऑफ करना होता है आपने लोअर नंबर की तरफ, यानी कि बीम की विड्थ अगर 300 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ बार जो सिंगल लेयर में आएंगे वो इसको 300 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 4 नंबर ऑफ बार्स आएंगे अगर 300 मिलीमीटर की हमारे पास बीम की विड्थ है। इसी तरह आपने इसी फनामने को यूज़ करते हो, आपने जब भी रीइंफोर्समेंट देनी है इसी फनामने को यूज़ करना है। अब चलते हैं हम लोड मैकेनिज्म की तरफ के। एक स्लैब से हमारा जो लोड है वो किस तरह डिवाइड होता है। ये हमारे पास जो 1 वे स्लैब है इसका लोड जो है इस तरह डिवाइड होगा, और जो 2 वे स्लैब है उसका लोड इस तरह चारों बीम्स के ऊपर ट्रापेज़ॉइडल की शक्ल में डिवाइड होगा। अब मैंने ये बीम को नाम दिए हैं B1, B2, B3। ये एक बीम को मैं पहले डिज़ाइन करूँगा, फिर इसी तरह B4, B5, B6। अब जिस तरह B1, B2, B3 है इसी तरह मैं B13 और B6 17 को, B12, B16 को, B11, B15 को और B10, B14 को, इसी तरह मैं इन बीम्स को अलग सेपरेटली एक एक करके कंटिन्यूस तौर पे डिज़ाइन करूँगा। अब सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको B1, B2 एंड B3 बीम यानी कि ये जो टॉप वाला बीम है ये डिज़ाइन आपको सिखाऊंगा। इसके साथ हमारी 1 वे स्लैब आ रही है, तो इसको आगे बढ़कर देखते हैं। फैक्टर स्लैब लोड जो हमारा स्लैब का आ रहा था वो मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, किस तरह हमने फाइंड किया वो आप अगर मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बस जस्ट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टोटल फैक्टर स्लैब लोड आ रहा है 13.64। ये मैंने बकायदा आपको वहाँ सारा ब्रीफ किया होगा। फैक्टर स्लैब लोड आ गया, उसके बाद आगे हमारे पास लॉन्गर जो लेंथ है वो हमारे पास 12 मीटर थी, प्लस हमने यहाँ पे ज्यूम किया कि हमारा जो बीम है वो 300 मिलीमीटर का है, तो साथ में हम सेंटर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि इफेक्टिव लेंथ लेंगे, तो हाफ ये यानी कि 300 मिलीमीटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये 12.3 मीटर यानी कि ये हमारे पास LY हो जाएगी, और LX जो हमारे पास 5.3 मीटर हो जाएगी। FC प्राइम मैंने आपको बताया था, हमने जूम किया 20 और FY 300 मेगापास्कल। B भी हमारे पास जूम में 300 मीटर है। अब हम लेके चलेंगे सबसे पहले इसका वेट जो बीम का है वो हम करते हैं सर्विस डेड लोड है, इसकी डेंसिटी है, साथ में इसकी वो ब्रेथ है, और साथ में H हाइट है, L वेट है, वो हम लेके चलते हैं। L इस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है हमारे पास हाइट वो हम लेके चलते हैं LN/12, और साथ में हमने 9.81 के साथ मल्टीप्लाई किया किलोमीटर पर मीटर में डिवाइड करने के लिए, और मीटर में ले जाने के लिए हमने 1000 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेड लोड बीम का 21371 किलोमीटर पर मीटर। अब फैक्टर डेड लोड आ जाएगा, इसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फैक्टर डेड लोड आ गया। ये हमारे पास डेड लोड है। स्लैब का लोड हमारे पास था, मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया था। 1 वे स्लैब। अब हमारे पास जो बीम की कंडीशन बन रही है आप चेक कर सकते हैं कि एक्सटीरियर बीम है, 1 वे स्लैब के साथ एक्सटीरियर बीम है। तो 1 वे स्लैब के साथ अगर हमारा एक्सटीरियर बीम हो तो हम क्या करते हैं,
हम LX+2 प्लस कैंटिलीवर लेते हैं एक्सटीरियर बीम के लिए। LX हमारे पास है फॉर वन वे स्लैब यूज फॉर एक्सटीरियर बीम, LX/12 कैंटिलीवर हमारे पास नहीं था, कोई भी अगर कैंटिलीवर हो तो वो प्लस ऐड करते उसके बीट, तो ये हमारे पास 2.65 मीटर बन गया। अब हम फैक्टर लोड जो एक्टिंग कर रहा है टोटल उसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई 13.64 मल्टीप्लाई बाई 2.65, तो ये हमारे पास टोटल फैक्टर लोड हो गया स्लैब का जो बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है। साथ में ये वाला लोड था, इन दोनों को हम जमा करेंगे, हमारे पास टोटल फैक्टर लोड आ गया और ये कितने 38.996 किलोमीटर पर मीटर। अब ये बीम का टोटल वेट है जो कॉलम के ऊपर आ रहा है, इसी बीम वेट के हिसाब से हम बीम को डिज़ाइन करेंगे। फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट, अब बेंडिंग मूवमेंट जो है हम वही फिनोमेना यूज़ करेंगे कि हम जो है कंटिन्यूस बीम को लेके चलेंगे, और कंटिन्यूस बीम के लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला लगाते हैं कि अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस अनस्ट्रेट है, इंटीग्रल विद सपोर्ट है, यानी कि एक्सटीरियर स्पैन, इंटीरियर स्पैन, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट, इंटीरियर सपोर्ट और एक्सटीरियर सपोर्ट। सबसे पहले एक्सटीरियर सपोर्ट, क्योंकि एक्सटीरियर सपोर्ट के ऊपर जो मूवमेंट है वो नेगेटिव होती है, वो लेके चलते हैं। एक्सटीरियर सपोर्ट में 1, क्योंकि नीचे कॉलम था 1/16, ये फार्मूला लगाया और ये हमारे पास किलोमीटर में आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि बीम के अंदर हम जो बी मिनिमम है वो हर जगह पे चेक करते हैं जहाँ पे मूवमेंट चेंज हो, तो यहाँ पे बी मिनिमम हमारे पास आ रहा है 222.5 मिलीमीटर। इसी तरह हम एक्सटीरियर स्पैन के ऊपर फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर स्पैन ये हमारे पास आ इंटीग्रल विद द सपोर्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटीरियर सपोर्ट। इंटीरियर सपोर्ट में हमारे पास मोर देन 2 स्पैन, तो ये 1/8 है। इसी तरह हम लेके चलेंगे इंटीरियर, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट और फिर इंटीरियर सपोर्ट्स। ये हमारे पास थी फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट, और अभी हमारे पास इंटीरियर सपोर्ट्स जो हैं उसके लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है 1/11 WU/LX के। ये हमारे पास इंटीरियर सपोर्ट का आ गया। इसी तरह हम लेके चलेंगे इंटीरियर स्पैन का। इंटीरियर स्पैन के लिए भी एक ही फार्मूला 1/16, ये लेके बी मिनिमम हर एक हम फाइंड कर देंगे। अभी हमारे पास जो सबसे यानी कि ज़्यादा सबसे कम डी मिनिमम आ रहा है मेरा ख्याल है वो ये वाला आ रहा है 2.5 मिलीमीटर। मोस्ट जनरल डेप्थ जो हमारे पास L/12 होती है, हमारे पास 442 आ रही है। अब हमने चेक करना होता है तो कि जो हमारे पास डी आएगा, इफेक्टिव डेप्थ जो हमारे पास आएगी वो इन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 230 282 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हमारे पास जो एच आ रही है, डेप्थ आ रही है वो 450 मिलीमीटर आ रही है। मैंने आपको बताया था ये इफेक्टिव डेप्थ किस तरह निकालते हैं। जब भी हम इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं तो हम इसकी डबल लेयर को जूम करते हैं। कंक्रीट का हमारे पास 40 mm है, साथ में 10 mm हमारे पास स्टिरअप हो जाएगा, 40 + 10 50, और साथ में 25 mm हमारे पास ये दोनों बार्स लेयर्स का सेंटर डिस्टेंस है, यानी कि अब हमारे पास डी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और वो कितनी है, वो 75 है। माइनस करने के बाद हो जाएगी, एच में से -75 करने से वो 375 मिलीमीटर बन। अब जो बीम का क्राइटेरिया है वो स्लैब से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास सामने इसमें देखना होता है कि हमारा जो रो आ रहा है स्टील रेशियो वो रो मैक्सिमम से कम और रो मिनिमम से ज़्यादा होनी चाहिए। रो मिनिमम का ये फार्मूला है, मैंने आपको दिखाया भी था स्लाइड में। रो मैक्सिमम का ये फार्मूला है और रो का फार्मूला ये है। अब हमारे पास ये 4-5 मूवमेंट्स निकल आई हैं, ये पाँचों मूवमेंट हम इधर लगाएंगे। ये किस तरह टेबल बना लेंगे, सेक्शन लिख लिया, यानी कि जो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, उसके अंदर हमने टोटल मूवमेंट्स लिख दी जो मूवमेंट आई थी। एक्सटीरियर सपोर्ट, एक्सटीरियर स्पैन, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट, इंटीरियर स्पैन, इंटीरियर सपोर्ट, साथ में हम उसकी मूवमेंट लिख लेंगे जो आई। अब रो का फार्मूला कैलकुलेटर में लगाएंगे हम, यहाँ पे MU पे ये वाली मूवमेंट मल्टीप्लाई पे 10⁻⁶, क्योंकि हमने इसको मिलीमीटर में लेके जाना है, न्यूटन मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो, स्टील रेशो आ जाएगी, ये टोटल स्टील रेशो हम फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने स्टील रेशो फाइंड की, फिर हम रो मिनिमम का क्राइटेरिया लगाएंगे जो कि सेम होगा सबके लिए। यहाँ पे हम रो मिनिमम लिख लेंगे, फिर हम रो मैक्सिमम लगाएंगे। रो मैक्सिमम लगाने के बाद अब हमने चेक करना है कि हमारा जो रो है वो रो मिनिमम से ज़्यादा और रो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। अगर तो ये रो
कम नहीं होगा तो फिर हम, अगर रो मिनिमम से कम होगा तो रो मिनिमम, अगर रो मैक्सिमम से ज़्यादा होगा तो रो मैक्सिमम को सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और साथ में मेरे पास रो को मल्टीप्लाई किया बी डी के साथ, अगर तो रो इनके दरमियान में है तो रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी डी के साथ, अगर रो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रो मैक्सिमम को, और अगर रो मिनिमम से कम हो जाएगा फिर रो मिनिमम को बी डी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास मेन स्टील यानी कि ए एस निकल आएगा। जैसे हमारे पास ए एस निकला, उसके बाद हम इसका ए एस मिनिमम हम एक दफ़ा निकालेंगे, वो क्या था 0.002 BH, ये हमारे पास ए एस मिनिमम आ गया और ये हमारे पास ए एस आ गया मेन स्टील। ये स्टील निकालेंगे, फिर हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि अगर तो हमारे पास जो ए एस है वो ए एस मिनिमम से कम है तो फिर हम ए एस मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे, और अगर ए एस मिनिमम से ज़्यादा है तो फिर हम ए एस को भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब कोई भी जो स्टील आ रहा है वो ए एस मिनिमम से कम नहीं है तो हम सारा स्टील यहीं पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे हम लेके जाएंगे इस स्टील को रीइंफोर्समेंट डिटेल, फिर ऐसे सेक्शन या डिस्क्रिप्शन लिख के आपने 5 मूवमेंट्स लिख लेनी है। स्पेसिंग निकालेंगे हम, स्पेसिंग किस तरह निकालेंगे, हमारे पास जो बी टोटल है यानी ये बी जो टोटल है ये कितना है 300 मिलीमीटर है, साथ में 2 कंक्रीट कवर, दोनों साइडों से हम कंक्रीट कवर को माइनस करेंगे, -2 टाइम हमारे पास जो स्टीरप्स या टाइज यूज़ हुई है उसको माइनस बार्स, जितनी बार हमने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल हमने 4 बार यूज़ किए तो 4 बार, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्पेसिंग ऑफ बार, यानी कि अगर हम यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर हम यहाँ पे 3 बार यूज़ करें तो हमारे पास स्पेसिंग कितनी आ रही है 2, अगर हम 4 बार यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्पेसिंग आएगी 3, तो उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बार 4 होगी, स्पेसिंग 3 होगी, तो इसके साथ हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी, इसके दरमियान जो स्पेसिंग है। ये हमने अभी स्टील निकालनी है टोटल। अब मैं लेके जाऊंगा इसको शेयर डिज़ाइन। इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाली हुई है, टोटल डेप्थ में हमारे पास है, विड्थ भी हमारे पास है, क्लियर लेंथ भी है हमारे पास, नंबर ऑफ स्पैन्स भी हमारे पास मौजूद है, FC प्राइम भी हमारे पास है, F5 भी है, टोटल फैक्टर लोड। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पे टोटल फैक्टर लोड लगाना था, ये स्लैब के लोड नहीं था लगाना, यहाँ पे टोटल लोड ये वाला लगाना था जो हमारे पास फाइनल आया था 38.996, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने चेंजिंग की थी लेकिन वो प्रोजेक्ट मुझे मिला नहीं है, तो जिस वजह से मैं आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट में समझा रहा हूँ, आप कंसेप्ट क्लियर करें। ये जहाँ पे आपने 38.996 वो वाला लेके चलना है। अब हमने मेरे पास ये मैं आपको पहले बताया था 300 मिलीमीटर है तो सेंटर 5.3 मिलीमीटर बनेगा। अब अगर हम बीम बनाएंगे कंटिन्यूस तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ये एक स्पोर्ट यहाँ पे है, एक स्पोर्ट यहाँ पे है, एक स्पोर्ट यहाँ पे, एक स्पोर्ट यहाँ पे, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 5.3 मीटर है। अब ये डिस्टेंस आ गया, ऊपर इसके डेड लोड जो यूडीएल लोड जो आ रहा है वो मेरे पास आएगा 38.996। अब मैं आपको ये इसको हम करेंगे कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फ्री बीम कैलकुलेटर। अब इंटरनेट पे हम जाएंगे, इंटरनेट पे जाके हम फ्री बीम कैलकुलेटर सर्च करेंगे, वहाँ से सर्च करके हम वहाँ से फ्री बीम कैलकुलेटर ओपन करेंगे और वहाँ पे हम ये बीम ड्रा करेंगे, उधर से हमें फिर ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। क्योंकि ये कंटिन्यूस बीम है तो इसको ईजीली हम वहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे उसने हमसे कुछ चीज़ें पूछी हुई है, लेंथ। अब लेंथ हमारे पास टोटल कितनी आ रही है, अब हमारे पास आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिड यानी कि स्पैन 3 थे, 3 स्पैन्स की लेंथ अगर हम विदाउट सपोर्ट करें तो हमारे पास 15 मीटर आती है, प्लस हमने 4 सपोर्ट्स को ऐड करना है। ये मेरे पास बन जाती है 16,200 यानी कि 16.2 मीटर और 16,200 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिखूँगा ये मिलीमीटर में है तो 16,200, अगर आपने किसी और में किया तो यहाँ से आप इसके यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। 16,200 लिखी, ये हमारे पास मॉड्यूलर यंग मॉड्यूलस है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये भी उसी तरह एस्टीज रहने देंगे। IX मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये हम एस्टीज रहने देंगे। उसके बाद आ जाता है वो हमें पूछता है कि आपके पास स्पोर्ट्स कितनी है। पहली स्पोर्ट मेरी 0 पे लगी हुई है, उसके बाद दूसरी स्पोर्ट यहाँ पे भी मुझसे एक माइनर सी मिस्टेक हुई है कि मैंने ये जो डिस्टेंस है मैंने ये
टोटल डिस्टेंस नहीं था ले सका मैंने, ये यानी कि डिस्टेंस लिया था 5.3 5.3 5.3, हालांकि ये डिस्टेंस यहाँ से 0.15 और यहाँ से 0.15 ऐड होना था, लेकिन वो मैंने चेंजिंग उसमें की थी, लेकिन वो रजिस्टर नहीं मिला, मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए अपनी जो गलती है मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ कि ये मुझसे पहले गलती हुई थी और बाद में मैंने फिर इसको क्लियर किया था। ये अब मेरे पास टोटल है 16,200 बन रही है, लेकिन जो मैंने वहाँ पे यूज़ की थी वो 15,900 थी। तो इस तरह 5.3 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.9 यानी कि 15,900 आ जाएगी। लेकिन आपने जो करना है आपने टोटल लेनी है। ये मैं आपको इसलिए अभी ये वाली ले रहा हूँ जो मुझसे रॉन्ग हुई थी, क्योंकि मैं आपको वैल्यूज़ वेरीफाई करवाऊँगा जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरह वैल्यूज़ को पिक करते हैं और किस तरह वैल्यूज़ कंफर्म होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे यानी कि 16,200 और जो ऊपर जो यूडीएल लोड लग रहा है वो अगर जो यहाँ पे मुझसे गलती हुई है वो दूसरा लगाऊंगा तो फिर आप वैल्यूज़ वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं वही लेके चाह रहा हूँ जो गलत वैल्यूज़ मुझसे पिक हो चुकी हैं। 15,900 है। पहली स्पोर्ट मेरी 0 पॉइंट पे लग रही है, दूसरी स्पोर्ट मेरी 300 पे लग रही है, यहाँ पे भी मुझे एक मिस्टेक हुई थी। सॉरी, मिस्टेक क्या हुई थी कि मैंने यहाँ पे नीचे जो स्पोर्ट्स है वो पिन कर दी थी, जबकि आप जब फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग करेंगे तो आपने यहाँ से स्पोर्ट फिक्स करनी है। अभी मैं पिन इसलिए रहने दूंगा ताकि आपके ये जो वैल्यूज़ है मैं आपको वेरीफाई करवा सकूँ किस तरह पिक की है। बाकी यहाँ पे भी आपने ये स्पोर्ट्स जो है वो फिक्स करनी है। मैंने फिक्स करके किया था ये सारा कुछ दोबारा, लेकिन वो वही बात है कि मुझे वो रजिस्टर नहीं मिला, अभी तक वापस नहीं मिला, तो वो इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ। पिन हो गई, ये हमारे पास 3 स्पैन बन गए और ये 4 स्पोर्ट्स बन गए। अब यहाँ पे आके अगर कोई भी ऑटो बीम या आपको कोई और इस तरह का प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपने VDR यानी कि वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड लगाना, तो आपने क्या करना होता है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस देना होता है ये वाली हाइट और एंड पॉइंट की हाइट, तो ये VDR भी लगा देता है। लेकिन अभी मेरे पास UDL लग रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 13.64 ये मैंने लगा दिया कि ये 0 पॉइंट से लेके यानी कि टोटल UDL था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर पॉइंट लोड भी हो यानी कि आपको इस तरह का बीम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बीम है या आपको प्रॉब्लम मिली हुई है तो उसको करना हो तो आप साथ में इसमें फर्दर पॉइंट लोड भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आपने करना है तो मैं आपको कह दूँ कि आपने यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं वो फिक्स करनी है। अब ये मेरे पास आ रहा है बीम, जैसे मैंने उसके अंदर एंटर किया तो उसने सारी की सारी वैल्यूज हैं वो खुद ब खुद बना दी हैं। अब ये मेरे पास शेयर डायग्राम आ रही है, ये मेरे पास बेंडिंग मूवमेंट आ रही है, ये मेरे पास डिफ्लेक्शन डायग्राम आ रही है और ये बीम की वो रिएक्शन शो करवा रहा है कि किस तरह ये UDL लगा हुआ ऊपर और नीचे ये रिएक्शंस आ रहे हैं। अब ये मेरे पास स्पोर्ट 1 में रिएक्शन, B स्पोर्ट, C स्पोर्ट और D स्पोर्ट के ऊपर ये रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन जब मैं अगर यहाँ पर फिक्स करूँगा तो इसके रिएक्शन चेंज हो जाएंगे और ये भी डायग्राम भी चेंज हो जाएगी, तो आपने स्पोर्ट्स को फिक्स करना है। अब मेरे पास जो मैं ये इसी को सेम कॉपी करके यहाँ पे बना लिया मैंने। रिएक्शंस लिखे पहले, रिएक्शंस लिखने के बाद ये रिएक्शंस लिखने के बाद यहाँ पे भी शो कर रहा है। अगर किसी और पॉइंट पे चाहिए हो तो आप उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी पॉइंट के ऊपर भी दे देगा। ये देखिए, जिस पॉइंट पे जाते जाएंगे ये X और साथ में लोड देता जाएगा कि ये आपको इतना लोड नीचे ऊपर अप्लाई करना है। अब मेरे पास ये शेयर फोर्स डायग्राम है, वो मैंने इसी तरह ऐसे ड्रा की है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, मैं यहाँ पे ऊपर पास कर्सर रखूँगा तो ये मुझे बताता जाएगा शेयर फोर्स की वैल्यू। इस पॉइंट पे मेरी आ रही थी 28.9, इस पॉइंट पे आ रही थी 43.4, मैंने इसी तरह लिख दी है। इसी तरह मैंने फर्दर सारी वैल्यूज़ यहाँ से, जस्ट आपने कोई क्लिक नहीं करना, अपने माउस के कर्सर को ऊपर रखेंगे तो ये आपको वैल्यूज़ देता जाएगा। ये मेरे पास आ रही है 36.1, 43.4, ये देखिए 43.4, 36.1 और फिर 28.9 और फिर 0। तो ये इस तरह मेरी बात रही वैल्यूज़। ऐसे ही आपने बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यूज़ ले लेनी यहाँ से। ये मेरे पास तकरीबन मैक्सिमम आ रही है 30.6 इसके मिड के पास यहाँ पे। फिर इसी तरह आ रही है 9.57, मैंने इसी तरह लिखी हुई है 38, 30.6,
यहाँ पे भी पूरी 13.6 दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है 38.3 और यहाँ पे भी 38.3। ये मैंने पिक करके लिख ली। ये बेंडिंग मूवमेंट बन गई, ये मेरे पास शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। अब मैं करूँगा दूसरा स्टेप जो इसका मेन, ये मैंने वहाँ से हेल्प ले लिया पहला स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में मैं करूँगा ये डिफरेंट वैल्यू डिस्टेंस के ऊपर मैं अपने कोड के यानी कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं इसकी शेयर की वैल्यू लूँगा और जो मैक्सिमम होगी वो फिर मैं पिक कर लूँगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ये हमारे पास VC फाइंड करने का फार्मूला है। ये रिक्वायर किया हुआ कोड ने, वी मिनिमम ये यूज भी होगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जनरल प्रोसीजर है, उसके अंदर लिखा हुआ उसने कि सबसे पहले आपने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम लगानी है, ड्रा करनी है, और आपने वहाँ पे आर्च ड्रा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में फिर एग्जैक्ट इक्वेशन है VC टू BU, फाइंड द मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर। आपने मैक्सिमम जो BU की वैल्यू है वो पिक करनी है और उसके बाद उसी के अगेंस्ट हमने शेयर इन्फोर्समेंट वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं आती, कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास एग्जाम्पल्स, उसके अंदर आपको एग्जैक्ट इक्वेशन देगा कि इस इक्वेशन के साथ आप फाइंड करें, लेकिन जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। अगर हमारे पास VU जो है लेस देन आ जाता है, ये शेयर जो अप्लाइड शेयर है वो शेयर कैपेसिटी को 2 पे डिवाइड करने के बाद फिर भी लेस देन या इक्वल टू, तो जो वैसे तो ये नहीं कि हमें रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टीरन प्रोवाइड कर देंगे। और मिनिमम का मैंने ऊपर आपको दिखाया था AB मिनिमम स्टार्ट में, इससे थोड़ा सा पहले ये चीज़ बताई है उसने कि हम जो है ना वो स्पोर्ट से D डिस्टेंस के ऊपर हम इनर स्पोर्ट से हम ये फाइंड करते हैं, D डिस्टेंस या H डिस्टेंस के ऊपर हम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग रिक्वायर है, इसका फार्मूला ये FPS में हम SI में कर रहे हैं तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद इसी तरह ये डिज़ाइन प्रोसीजर है, ये बुक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, किसी को चाहिए हो तो वो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ में मैं ये प्रेजेंटेशन लेक्चर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में अपना प्रोजेक्ट जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस बीम का जो कैलकुलेटर बीम है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको चाहिए वो ये भी यूज़ कर सकता है, फ्री ट्रायल है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले D डिस्टेंस पे लिया स्पोर्ट से, स्पोर्ट कौन से मैंने लिए A स्पोर्ट, यानी कि ये वाली स्पोर्ट। यहाँ से मैं इस तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे D डिस्टेंस जो बनेगा वो 15 D डिस्टेंस, मेरी D कितनी थी, इफेक्टिव डेप्थ वो थी 0.375 मीटर, यानी कि 375 मिलीमीटर आ रही थी। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे 0.375 तकरीबन, ये तकरीबन 24 के राउंड मूव आ रही है, ये 24 किलोमीटर है। और इसी तरह मैं यहाँ से मूवमेंट भी सिलेक्ट करूँगा, ये 10.1 बन रही है और ये 10.1 किलोमीटर दिख रही है। इसी तरह मैं फिर स्पोर्ट B पे जाऊँगा और A की तरफ, यानी कि पहले मैं इस स्पोर्ट पे जाऊँगा तो इस तरफ यहाँ पे डिस्टेंस पे, फिर इस स्पोर्ट के एक दफ़ा इस तरफ और एक दफ़ा इस तरफ। क्यों? क्योंकि हमारी जो शेयर है वो स्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा होती है और बीडी के अंदर हमारे पास मिनिमम होती है, मिनिमम 3 मीटर, यानी कि नॉर्मली 0 इस तरह होती है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर हमारी जो शेयर है वो ज़्यादा होती है, तो हम स्पोर्ट्स के ऊपर लेते हैं D डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ से D डिस्टेंस एक दफ़ा लूँगा, फिर ये जो स्पोर्ट है यहाँ से एक दफ़ा इस तरफ D डिस्टेंस और एक दफ़ा इस तरफ डिस्टेंस। इसी तरह इस स्पोर्ट के ऊपर एक दफ़ा इस तरफ डिस्टेंस और एक दफ़ा इस तरफ डिस्टेंस। और इसी तरह एंड स्पोर्ट के ऊपर इस डिस्टेंस के ऊपर मैं V की वैल्यू फाइंड करूँगा और उसको फिर उसके अगेंस्ट मैं उसकी शेयर और मूवमेंट ले लूँगा और उसके बाद फिर उनमें से जो मैक्सिमम होगी उसको पिक करूँगा। ये मैंने आपको एक बता दी। इसी तरह हम लेंगे B स्पोर्ट स्पैन 1, B स्पोर्ट स्पैन 2, यानी कि B to C की तरफ, B to A, इसी तरह स्पैन 2 C to B, स्पैन
3C2D, यानी कि ये जो हमारे पास है C2D। अब इसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम आ रही है वो अगर आप चेक करें तो ये 4.8 है, ये 24 किलोन्यूटन है, ये 37 है, ये 30 है, 30 और ये 38.4, यानी कि ये वाली जो है सी स्पैन नंबर 3 के ऊपर जो मेरी मूवमेंट आ रही है, शेयर आ रही है, वो मेरी मैक्सिमम शेयर आ रही है। तो मैं मैक्सिमम शेयर के अगेंस्ट लेके जाऊँगा VX5। यहाँ पे नोट लिखा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VX5, वी सिलेक्ट दिस एंड डिज़ाइन शेयर अगेंस्ट दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को अगेंस्ट में लेके जाऊँगा। फाइंड VC, मैंने आपको अभी बुक में दिखाया था VC फाइंड करने का ये फार्मूला है। ये VC का फार्मूला यहाँ पे हम रो किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास रो की वैल्यू तो अवेलेबल नहीं थी। हम क्या करेंगे, जिस स्पैन के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम आई थी, यानी कि स्पैन नंबर 3 के ऊपर आई थी, तो स्पैन 3 के ऊपर हमारे पास जो स्टील आ रहा था पीछे, स्पैन 3, ये स्पैन इंटीरियर स्पोर्ट जो है, यही तीसरा स्पैन बनता है। इसके अंदर हमारे जो आ रही है ES वो हमारे पास आ रहा है 1172 मिलीमीटर के। यहाँ पे मैंने वही ES लिया 1172 मिलीमीटर स्केल और साथ में BD को किया, क्योंकि रो का फार्मूला जो है मैंने आपको दिखाया भी था। रो का फार्मूला मैंने आपको दिखाया भी था, ये हमारे पास रो का फार्मूला है। इसी से हम ES निकालते हैं। ये हमारे पास AS रो आ गया, स्टील रेशियो VUD/MU यहाँ पे यूज होता है, वो हमने यहाँ पे ये शेयर फोर्स ले ली जिसके अगेंस्ट कर रहे थे। M की वैल्यू 21 यहाँ से ले ली, ये लेके हमने ये भी निकाल ली और इसके अंदर फिर हमने पुट किया और ये हमारा इससे कम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। हमने VC ले लिया। अब हम फाइंड करेंगे शेयर कैपेसिटी क्या है, फैक्टर VC, इसको मल्टीप्लाई किया 0.75 के साथ, टेंशन मेंबर है तो 0.75 लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास VU की वैल्यू आ रही है 38.4 किलोमीटर, यानी कि हमारे पास अगर ये VU की वैल्यू, ये VC की वैल्यू इससे कम आ जाती तो हमें शेयर नहीं था चाहिए, लेकिन ये इस वक्त ज़्यादा आ रही है, लिहाजा हमें शेयर चाहिए। लेकिन शेयर कितना चाहिए, ये देखिएगा VU माइनस फैक्टर VC, जैसे करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमें कम शेयर चाहिए, मिनिमम शेयर। इफ VU is lesser than, theoretically no web reinforcement is required. However, if VU is greater than, the ACA code requires the position of minimum or web reinforcement of extra safety. इसमें हम करते हैं कि स्पेसिंग होती है D/2, ये इसमें के अंदर सारा लिखा हुआ है डिटेल के साथ। यहाँ पे ये सारा कुछ बताया हुआ है। ये हमारे पास जो फैक्टर है वो 0.75 लेते हैं। उसके बाद ये उन्होंने बताया हुआ था कि लेस देन आ जाए तो हम AV मिनिमम लेके चलते हैं, और ये बताया हुआ है कि मैक्सिमम स्पेसिंग जो हमारे पास D/2 होनी चाहिए। उसी को फॉलो करते हुए मेरे पास जो स्पेसिंग आ रही है वो 170 मिलीमीटर आ रही है। सो मैं रिकमेंड करूँगा डबल, हम जाहिर स्टीरअप जो हमारे पास 2 लेग स्टीरअप होता है जिसकी जो कि AV होता है 142 होता है, जो 2 लेग स्टीरअप होता है। वैसे ये AV मिनिमम है निकाल रहा हूँ, AV मिनिमम निकाल के ये स्पेसिंग यहाँ पे पुट गई, ये वाला फार्मूला AV मिनिमम, ये भी इससे कम आ गया, लिहाजा मैं AV मिनिमम मेरा ये हो गया। मिनिमम स्पेसिंग जो है वो मैंने आपको दिखाई भी थी। ये 3 क्राइटेरिया में से जो लेसर होगी उसको हम पिक करेंगे। ये हमारे पास 135 मिलीमीटर आ रही है, तो ये हमारी रिकमेंड होगी। इसी तरह ये एक स्पैन के ऊपर हम करेंगे, इसी तरह फॉर सेकंड स्पैन, स्पोर्ट एंड स्पैन मैक्सिमम जो स्टील है, हमने AS तो शेयर की वैल्यू तो हमने ले ली है मैक्सिमम, लेकिन अब हमारे पास ये रो की स्टील रेशियो की वैल्यू हर जगह चेंज होगी। तो
जैसे जैसे चेंज होगी उसी हिसाब से हमारी जो शेयर की वैल्यू वो भी चेंज होती जाएगी। इसी तरह AS को लेके हम उसको लगाएंगे, उसकी वैल्यू पुट करके हम उसके अगेंस्ट शेयर स्टेप वही फॉलो करेंगे। करने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी S मैक्सिमम 135 मिलीमीटर आ रहा है। और जो लास्ट वाला स्पैन है उसके अंदर हमारा वही सेम क्राइटेरिया था जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम था, तो हमारे पास वो भी नंबर 10 130 मिलीमीटर सेंटर आ गया। याद रखिए कि स्पेसिंग जब भी देंगे हम लेसर की तरफ जाएंगे, यानी कि 135 आ रहा है तो हम 130 की तरफ लेके जाएंगे स्पेसिंग, और जो भी स्पेसिंग होगी ये 10 के राउंड। अब ये मेन चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है कंटीन्यूअस बीम की डिटेलिंग की आती है कि कंटीन्यूअस बीम की डिटेलिंग किस तरह दी जाती है। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ बताया हुआ है थोड़ा सा, ये Ln/4 Ln/5 इज द नॉन मोनोलिथिक 0.3 Ln Ln/4 Ln/8 Ln/20 यही मैंने यूज़ किया हुआ है। इसी तरह ये जो हमारे पास एक्सटीरियर सपोर्ट होगी, यहाँ पे जो हमारे पास स्टील आएगा उसको हम Ln/4 के ऊपर कट कर देंगे। जो मिड में आएगा हमारा स्पैन के ऊपर स्टील उसको हम Ln/3 के ऊपर कट करेंगे दोनों तरफ से। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट वाला होगा ये भी Ln/3 इधर से भी Ln/4 के ऊपर हम इसको कट कर देंगे। जो नीचे होगा स्टील वो Ln/8 के ऊपर इधर से, Ln/8 के ऊपर इधर से, और Ln/20 एंड Ln/20 यहाँ से। और Ln क्या है हमारा विदाउट द सपोर्ट, यानी कि इफेक्टिव लेंथ नहीं है, क्लियर लेंथ है 5 मीटर। ये मैंने इसकी डिटेलिंग की हुई है, अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये आ रही थी मेरे पास जो एक्सटीरियर सपोर्ट आ रही थी वो आ रही थी 4 नंबर 16 के बाद, एक्सटीरियर स्पैन के ऊपर भी 4 नंबर 16 के बाद। इसी तरह और अगर सबसे जो मेन चीज़ है ये याद रखिएगा बीम की डिटेलिंग के अंदर कि ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि टॉप के ऊपर और बॉटम में भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो स्टील है इस दोनों में हमने 2 बार इस तरह की प्रोवाइड की जाती हैं जो सबके अंदर कॉमन हो, यानी कि ऊपर वालों की कॉमन हो और नीचे वालों के अंदर भी कॉमन हो। ऊपर पे भी 2 बार थ्रू आउट प्रोवाइड कर दी जाती है और नीचे में भी दो बार थ्रू आउट प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये यहाँ से उसको माइनस, उसका जो स्टील होता है वो माइनस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पे 2 बार 16 नंबर की प्रोवाइड की है तो साथ में मैंने 2 बार 22 नंबर की प्रोवाइड की, तो टोटल मेरा 1172 मिलीमीटर स्केल बना है। यानी कि ये नहीं करना कि मैं यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दूँ साथ में 2 एक्स्ट्रा कर दूँ, नहीं, जो 2 बारें आपने प्रोवाइड करनी है उसका जो एरिया होगा वो आपने माइनस करना है इसमें से, फिर बाकी का जो रह जाएगा एरिया उसमें से आपने बाकी की बात प्रोवाइड कर देंगे। ये फिर आपने याद रखना है। नीचे भी 2 बारें जो सेम रह के आ जाए और ऊपर भी 2 बारें आपने थ्रू आउट द बीम प्रोवाइड करनी है। अब मेरे पास जो आ रही थी नेगेटिव मूवमेंट हमारे पास 4 के ऊपर जो आ रही थी वो आ रही थी 4 नंबर 16, वो मैंने यहाँ पे Ln/4 के ऊपर जाके कट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये 4 नंबर 16 आ रही है और फिर आ रही है मेरे पास फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट की जो नेगेटिव मूवमेंट आ रही है वो 2 नंबर 22 और 2 नंबर 16 की आ रही है। इसी तरह जो मेरे पास आ रही है इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर, ये इंटीरियर सपोर्ट है, ये मेरे पास एक्सटीरियर सपोर्ट है, ये फर्स्ट इंटीरियर, ये इंटीरियर और फिर ये एक्सटीरियर सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है 2 नंबर 22 और 2 नंबर 16, और यहाँ पे फिर 4 नंबर 16 एक्सटीरियर सपोर्ट। तो इनमें से 2 नंबर की जो 16 की बार है वो मैं थ्रू आउट प्रोवाइड करूँगा। ये मैंने ये थ्रू आउट प्रोवाइड की हुई है, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये थ्रू आउट ब्लैक पॉइंटर से प्रोवाइड की हुई, साथ में मैंने यहाँ पे उसको फिर मार्कर से पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे 2 नंबर की 16 के साथ में आगे 2 नंबर 22 है और यहाँ पे भी 2 नंबर 22 है। इसी तरह नीचे पॉजिटिव जो स्टील है वो आ रहा है, ये स्पैन के ऊपर आ रहा है। जो एक्सटीरियर स्पैन था उसमें हमारी 4 नंबर 16 की यूज़ हुई थी, ये मैंने यहाँ पे शो की है। यहाँ पे भी 4 नंबर 16 की जो हमारे पास इंटीरियर स्पैन था उसके अंदर भी 4 नंबर 16 की यूज़ हुई थी, और साथ में मेरे पास जो एक्सटीरियर स्पैन है वहाँ पे फिर 4 नंबर 16 की यूज़ हुई थी। अब इसमें से मैंने 2 नंबर की जो 16 की बार है वो प्रोवाइड कर दी हुई है, बाकी 2 नंबर 16 को मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है हाईलाइट करके मार्कर के साथ। तो अभी मैंने यहाँ पे ये एक सेक्शन यहाँ से कट किया है, क्रॉस सेक्शन जो है
एक क्रॉस सेक्शन मैंने ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन और दूसरा जो क्रॉस सेक्शन है वो मैंने एक यहाँ से क्रॉस कट किया, एक मैंने यहाँ से कट किया हुआ और एक मैंने यहाँ से कट किया हुआ। यहाँ पे कट किया तो ऊपर जो है हमारे पास आ रही थी 4 नंबर 16 के बाद, और नीचे यहाँ पे LNB20 के ऊपर कट कर दो और आगे हमारे पास 2 नंबर 16 के बाद रह जाएंगे। ये देखिए कि 4 नंबर 16 के बाद और 2 नंबर 16, तो 10 जो नंबर 10 है वो यूज़ करो। नंबर 130 सेंटर टू सेंटर मेरे पास स्पेसिंग थी शेयर की, ये शेयर है स्टीरअप्स जो और ये मैंने प्रोवाइड किया। ये टोटल विड्थ थी और मेरे पास जो टोटल विड्थ थी बीम की वो 300 मिलीमीटर थी और 300 मिलीमीटर में मैक्सिमम जो बार्स यूज़ कर सकते हैं वो 4 ही थी। अगर मेरे पास यहाँ पे 6 बार हो जाती तो मैं ऊपर 2 बार डबल लेयर में प्रोवाइड करता हूँ। इसी तरह दूसरा जो सेक्शन है वो यहाँ से कट हुआ तो यहाँ पे 2 बार्स आएंगे और यहाँ पे 4 बार नंबर 16 की यूज़ होगी। ये नंबर 16 2 बार्स एंड नंबर 16 4 बार्स। शेयर सबका सेम। उसके बाद आ जाता है सी के अंदर जो यहाँ पे है मेरे पास ऊपर टॉप के ऊपर हमारे पास हो रही है नेगेटिव स्टील जो है वो हो रहा है नंबर 22 की 2 बार्स है और नंबर 16 की 2 बार्स है। ये देखिएगा नंबर 22 की 2 बार्स है और नंबर 16 की 2 बार्स है। और आपने इसको इसी तरह सिमेट्रिक बनाना होता है, यानी कि अगर यहाँ पे बाहर पे अगर नंबर 16 दे रहे तो अंदर फिर आप दूसरे डाई के देंगे, यानी कि नंबर 16 नंबर 13, तो बाहर आप कॉर्नर के ऊपर एक डाई के और बीच वाली एक डाई के रखनी होती है। और नीचे भी मेरे जो है यहाँ पे 4 नंबर 16 की आ रही है, यहाँ पे 4 नंबर 16 को मैंने किया हुआ। और ये हर एक को नहीं आपने करना, एक ही बार को यहाँ पे जस्ट लाइन लगा के आपने शो कर देना होता है। इस तरह ये किया हुआ। ग्रिड कवर मेरे पास 40 है। ये हमारे पास मैंने आज आपको एक बीम जो कि 1 वे स्लैब के साथ एक्सटीरियर बीम था, ये उसका मैंने आपको उसके लोड ट्रांसफ़र का डिज़ाइन भी बता दिया, शेयर डिज़ाइन भी बता दी और उसकी रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग भी बता दी। सिविल मैकेनिज्म को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया।